अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर में 27 करेंगे CS 610 का। अच्छा जी, लेक्चर में 27 में हम क्या पढ़ेंगे जी? ARP पढ़ेंगे। ARP क्या है जी? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा जी, ये क्या होता है? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ये होता है जी कि जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ना, उसको हार्डवेयर एड्रेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, डाटा को सेंड करने से पहले हम प्रोटोकॉल एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। अच्छा जी, ये देखिए उन्होंने कहा हुआ कि जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है ना, वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, और जो फिजिकल नेटवर्क होता है ना, वो ये नहीं जानता कि कंप्यूटर का प्रोटोकॉल एड्रेस क्या है। सो क्या होता है कि जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है वो पहले ट्रांसलेट किया जाता है हार्डवेयर एड्रेस में, पैकेट सेंड करने से पहले, यानी डाटा सेंड करने से पहले जो प्रोटोकॉल एड्रेस होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है जी? मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू हार्डवेयर एड्रेस में, पहले उसको उसमें ट्रांसलेट किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जी? एड्रेस रेजोल्यूशन। अच्छा जी, एड्रेस रेजोल्यूशन देख लेते हैं कि ये क्या है जी जो हमने पढ़ा। अच्छा जी, ये जो कंप्यूटर्स के दरमियान नेटवर्क के दरमियान ये जो रूटर्स लगाए हुए हैं उन्होंने, इनको अटैच करने के लिए जो मैपिंग है दरमियान में, ये जो उन्होंने रास्ता बनाया हुआ है, इसको क्या कहेंगे जी? एड्रेस रेजोल्यूशन। क्योंकि इसको जो प्रोटोकॉल एड्रेस है उसको कन्वर्ट कर दिया गया हार्डवेयर एड्रेस में, और ये जो हार्डवेयर एड्रेस है इसको हम कहेंगे एड्रेस रेजोल्यूशन। जो मैपिंग बिटवीन अ प्रोटोकॉल एड्रेस एंड अ हार्डवेयर एड्रेस, जो मैपिंग होती है प्रोटोकॉल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के दरमियान जो मैपिंग की जाती है, जो उनको रास्ता दिया जाता है, वो क्या कहलाता है जी? एड्रेस रेजोल्यूशन। अच्छा जी, अ होस्ट और रूटर यूजेस एड्रेस रेजोल्यूशन व्हेन इट नीड्स टू सेंड अ पैकेट टू अनदर ऑन अ सेम फिजिकल नेटवर्क। यानी होस्ट को और रूटर को जरूरत होती है जी एड्रेस रेजोल्यूशन को, जब उनको जरूरत होती है क्या? पैकेट सेंड करने की, यानी डाटा सेंड करने की एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे सेम फिजिकल नेटवर्क में। यानी ये सेम फिजिकल नेटवर्क है, इनको किसकी जरूरत है जी? इनको जरूरत है एड्रेस रेजोल्यूशन की डाटा सेंड करने के लिए। सो ये तो हमारा एड्रेस रेजोल्यूशन। उसके बाद है जी एड्रेस रेजोल्यूशन की टेक्निक्स। क्या टेक्निक्स है इसकी? टेबल लुकअप और क्लोज्ड फॉर कंप्यूटेशन एंड मैसेज एक्सचेंज। ये 3 इसकी टेक्निक है जी। तो टेबल लुकअप में क्या है जी? टेबल लुकअप यूज करता है जी बाइंडिंग और मैपिंग यूज करता है। किस चीज में यूज करता है जी? एड्रेस रेजोल्यूशन में। टेबल लुकअप में क्या यूज करते हैं? बाइंडिंग की यूज की जाती है, मैपिंग यूज की जाती है। इज स्टोर्ड इन अ टेबल इन मेमोरी, ये मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है। विच द सॉफ्टवेयर सर्चेज व्हेन इट नीड्स टू रिजॉल्व एन एड्रेस। फिर जब सॉफ्टवेयर को जरूरत होती है तो इनको यूज कर लेता है। अच्छा जी, क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन में क्या किया जाता है? इसमें बूलियन और अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज की जाती हैं प्रोटोकॉल एड्रेस रेजोल्यूशन में। इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको चूज करना चाहिए केयरफुली, सो दैट कंप्यूटर हार्डवेयर एड्रेस कैन बी कंप्यूटेड। यानी इसको केयरफुली चूज किया करें, क्योंकि इसमें ये अरिथमेटिक और बूलियन एक्सप्रेशंस यूज की जाती है। अच्छा जी, मैसेज एक्सचेंज में क्या यूज किया जाता है? मैसेज एक्सचेंज में जी जब एक कंप्यूटर डाटा सेंड करता है तो पहले रिक्वेस्ट सेंड करता है, एंड एड्रेस बाइंडिंग यानी एड्रेस ट्रांसलेशन की रिक्वेस्ट सेंड करते हैं दूसरे कंप्यूटर को, फिर रिप्लाई आता है उसको दैट कंटेन्स द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन, जो रिक्वेस्ट की इन्फॉर्मेशन रखता है, फिर वो उसको रिप्लाई करते हैं। इस तरह उनके दरमियान डाटा सेंड एंड रिसीव करने का जो प्रोसेस है वो होता है। सो मैसेज एक्सचेंज में ये किया जाता है कि रिक्वेस्ट सेंड की जाती है डाटा सेंड एंड रिसीव करने की। अच्छा जी, उसके बाद देयर आर 2 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशंस। 2 स्टैंडर्ड इम्प्लीमेंटेशन कौन सी? हैशिंग है और डायरेक्ट इंडेक्सिंग है। हैशिंग क्या है जी? Hashing is the transformation of a string of characters into a usually shorter fixed length। यानी हैशिंग एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी फिक्स लेंथ होती है, शॉर्ट एक वैल्यू होती है, एक की कह सकते हैं आप, एक ओरिजिनल स्ट्रिंग हो सकता है जो फिक्स लेंथ होती है जिसकी, और यूज़ किसकी की जाती है? ये यूज़ की जाती है इंडेक्सिंग के लिए, रिट्रीव करने के लिए, दोबारा आइटम्स को डेटाबेस में से दोबारा निकालने के लिए। उसके बाद जी ये फास्टर है और फाइंड करती है आइटम्स को यूज शॉर्टर हैश्ड की, यानी ये जल्दी जल्दी से डाटा हमें ढूंढ के दे देती है। सो ये इस मकसद के लिए यूज़ की जाती है, और दूसरी इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स के लिए यूज़ की जाती है। अच्छा जी, उसके बाद डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होती है जी? ये लेस जनरली नाउन टेक्निक है, यानी ज़्यादा मतलब लोग इसको नहीं जानते इस टेक्निक को, डायरेक्ट इंडेक्सिंग को। ये पॉसिबल होती है इन केसेस में कि जब प्रोटोकॉल एड्रेस जो है ना असाइन किया जाता है कॉम्पैक्ट रेंज को, यानी एक सॉलिड रेंज से जो है प्रोटोकॉल एड्रेस असाइन किया गया। सो ये इसके लिए ये यूज़ की जाती है एड्रेस इंडेक्सिंग। यानी कि ये देखिए ये 5 नंबर पे है ये एड्रेस, तो इसको डायरेक्ट इंडेक्स कर लिया गया, यानी 5वें नंबर पे है ना, तो 5वें नंबर पे डायरेक्ट इंडेक्स कर लिया गया। सो इसको क्या कहेंगे जी? डायरेक्ट इंडेक्सिंग। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ये एक एग्जांपल दिया उन्होंने हार्डवेयर एड्रेस की।
कि अगर हमसे पेपर में वो थोड़े 2-3 शॉर्ट में या एमसीक्यूज में हार्डवेयर एड्रेस दे के पूछते हैं, ये इस तरह एक आईपी एड्रेस दे के पूछते हैं कि इसमें से हार्डवेयर एड्रेस कौन सा, तो जो लास्ट वाली होगी ना वैल्यू, वो हमारा हार्डवेयर एड्रेस होगी। ये देखिए इस आईपी एड्रेस में जो लास्ट वाली वैल्यू वो क्या है जी, आईपी हार्डवेयर एड्रेस है। इसमें हमारी लास्ट वाली 101 है, ये क्या है जी, हार्डवेयर एड्रेस है। सो इस तरह हार्डवेयर एड्रेस का अगर एमसीक्यूज में पूछे या शॉर्ट में पूछते हैं 2-3 आईपी एड्रेस देके, सो इस तरह आपने बता देना। अच्छा जी, उसके बाद इस कैटेगरी में क्या है, इन दिस कैटेगरी देयर आर 2 पॉसिबल डिजाइन। किस चीज़ के पॉसिबल डिजाइन हैं जी, एड्रेस रेजोल्यूशन विद मैसेज एक्सचेंज करने की 2 पॉसिबल डिजाइन है। कौन से जी, सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। सेंट्रलाइज क्या है, अ नेटवर्क इंक्लूड्स वन और मोर सर्वर्स दैट आर असाइन्ड द टास्क ऑफ आंसरिंग एड्रेस रेजोल्यूशन रिक्वेस्ट। यानी एक नेटवर्क जिसमें इंक्लूड है क्या, एक या एक से ज़्यादा सर्वर इंक्लूड है, सो उसमें उसको क्या करेंगे, सेंट्रलाइज्ड। इसमें एक या एक से ज़्यादा सर्वर इंक्लूड होंगे जो मतलब एक प्रोसेस कर रहे होंगे डेटा सेंड रिसीव करने का, और टोटल जो होता है जो वो प्रोसेस करेंगे उसको सेंट्रलाइज करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा होंगे। इसमें एक से ज़्यादा नहीं होंगी, इसमें हर कंप्यूटर अपना खुद से काम सर अंजाम दे रहा होगा। सो इसमें काफ़ी ज़्यादा कंप्यूटर्स वो काम कर रहे होंगे सर्वर। सो इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा, उन्होंने कॉस्ट भी कम है, उन्होंने कहा कि ये सस्ता होता है क्योंकि हर कंप्यूटर अपना काम खुद सर अंजाम दे रहा होता है, और इसकी कॉस्ट भी महंगी होती है क्योंकि एक से ज़्यादा सर्वर सारा कुछ कर रहे होते हैं। सो इसलिए इट हैज़ एन एडवांटेज दैट रेजोल्यूशन इज ईजियर। इसमें रेजोल्यूशन ईजियर होती है क्योंकि एक से ज़्यादा सर्वर, एक या 2 सर्वर होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते। सो ईजी होगी, जाहिर सी बात है, और टू कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड कंट्रोल करने में ईजी होता है ये। और ये नहीं होता, इट आल्सो हैज़ एन एडवांटेज दैट एड्रेस रेजोल्यूशन सर्वर्स कैन बिकम अ बोटलनेक एंड रिड्यूस कॉस्ट। यानी इनकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, जाहिर सी बात है रिड्यूस होगी क्योंकि कंप्यूटर इतने ज़्यादा है और हर कंप्यूटर अपना काम खुद सर अंजाम दे रहा है। सो ये लेक्चर नंबर 27 था। लेक्चर नंबर 28 देख लेते हैं जी। इसमें एड्रेस रेजोल्यूशन समरी, इसमें जी ये फीचर्स है और ये इसकी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन है, यानी कि वो किस तरह से पूछ सकते हैं कि रिक्वायर्ड हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट है जो उसकी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। सो आपने यहाँ डाटा एक्सचेंज, डी फॉर डाटा एक्सचेंज, टी फॉर टेबल लुकअप, सी फॉर क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन। सो आपने ये तीनों याद कर लेना, टेबल लुकअप, डाटा एक्सचेंज एंड क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन। सो वो किस तरह पूछ सकते हैं, शॉर्ट में भी एमसीक्यूज में भी। इस तरह यहाँ से एक फीचर देखिए कि इसकी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन क्या है। सो आपने जिस तरह इसकी ये है जी क्लोज्ड फॉर्म रेजोल्यूशन है। सो इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट, किसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफिकल्ट है जी, डाटा एक्सचेंज की। सो इस तरह से याद करना है आपने। उसके बाद है जी The ARP standard defines 2 basic message type। जो ARP standard है वो 2 basic message type define करते हैं। कौन से जी, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट में क्या होता है जी, ये सिर्फ IP एड्रेस रखता है। रिस्पॉन्स क्या होता है, इसमें IP एड्रेस भी होता है और हार्डवेयर एड्रेस भी होता है। सो ये 2 थे। उसके बाद जी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद ARP मैसेज फॉर्मेट को देख लेते हैं। ARP मैसेज फॉर्मेट क्या करता है जी, ये 32 बिट IP एड्रेस को 48 बिट में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने ये जो फिगर दिया हुआ है ये आप लाजमी देखिएगा। इसमें क्या है जी, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है, इम्पोर्टेंट भी है, ये याद कर लीजिएगा कि कौन सी रो और कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि ये हार्डवेयर एड्रेस रेजोल्यूशन है और ये प्रोटोकॉल एड्रेस रेजोल्यूशन है। और ये सारा आपने देख लेना है कि ये 4 ऑक्टेट्स हैं, इसके 2 ऑक्टेट्स हैं, और इनके टारगेट हेडर हार्डवेयर एड्रेस के 4 ऑक्टेट है और टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस के 4 ऑक्टेट्स। इन इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आपको पता होना चाहिए कि किस रो और कॉलम में क्या चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद है जी हमारे पास सेंडिंग एन ARP एड्रेस। ये क्या करता है जी, वन कंप्यूटर, जब एक कंप्यूटर क्या करता है, सेंड करता है एड्रेस रेजोल्यूशन मैसेज टू अनदर, दूसरे कंप्यूटर को, द मैसेज ट्रेवल इनसाइड द हार्डवेयर फ्रेम, यानी मैसेज ट्रेवल करता है हार्डवेयर फ्रेम के अंदर। So technically placing a message inside a format for transport is called encapsulation। यानी कि क्या कि मैसेज को प्लेस करना, मैसेज को फ्रेम के अंदर रखना ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या कहलाता है जी, इनकैप्सुलेशन। उसके बाद जी इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ देख लीजिएगा। एड्रेसेस क्या करते हैं जी, एड्रेस रेजोल्यूशन ARP इज अ नेटवर्क इंटरफेस लेयर फंक्शन। क्या है, कौन सा फंक्शन है जी, नेटवर्क इंटरफेस लेयर फंक्शन। प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर यूज्ड इन ऑल हायर लेयर्स, यानी प्रोटोकॉल एड्रेस कहाँ यूज होते हैं जी, हायर लेयर्स में यूज होते हैं। और एड्रेस रेजोल्यूशन सॉफ्टवेयर हाइड्स अगली डिटेल, यानी अगली डिटेल जो होती है, जो अनयूजफुल डाटा होता है उसको क्या करता है, हाइड कर देता है। और अलाउ जनरेटली इन अपर लेयर्स, यानी अपर लेयर में अलाउ कर देता है। अच्छा जी, ये था हमारा लेक्चर नंबर 28।
8। उसके बाद हम देखेंगे लेक्चर में 29। लेक्चर में 29 है आईपी डाटाग्राम्स एंड डाटाग्राम फॉरवर्डिंग। इसमें जी कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन लेस सर्विस क्या होती है जी? एंड टू एंड डिलीवरी सर्विस जो होती है वो कनेक्शन लेस होती है। इसके मेन फीचर्स क्या है कनेक्शन लेस सर्विस की, ये इंपॉर्टेंट है। इट इंक्लूड्स एक्सटेंशन ऑफ लैन ऑब्स्ट्रक्शन, यानी ये हम इसके अंदर लोकली नेटवर्क की एक्सटेंशन भी कर सकते हैं। ये यूनिवर्सल एड्रेसिंग भी रखती है और डाटा डिलीवर करती है पैकेट्स और फ्रेम की फॉर्मेट में, और हर डाटा के साथ जो होता है पैकेट्स के साथ हेडर होता है। इट कंबाइंस कलेक्शन ऑफ फिजिकल नेटवर्क इनटू सिंगल वर्चुअल नेटवर्क, यानी कि ये फिजिकल नेटवर्क को सिंगल वर्चुअल नेटवर्क में कन्वर्ट भी कर देती है। अच्छा जी, उसके बाद ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल्स यूज दिस कनेक्शन लेस सर्विस टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं जी? यूडीपी और टीसीपी, यानी यूडीपी जो होता है वो कनेक्शन लेस होता है और जो टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। उसके बाद जी ये यूजर यूडीपी होता है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल और टीसीपी होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपने याद रखना है, ये कनेक्शन लेस होता है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। उसके बाद जो वर्चुअल पैकेट्स है, वर्चुअल पैकेट्स क्या करते हैं जी? दीज पैकेट्स सर्व सेम पर्पस इन इंटरनेट एज फ्रेम ऑन लैन, यानी जिस तरह लोकल नेटवर्क पे जो फ्रेम इंटरनेट पे काम करते हैं उसी तरह क्या करते हैं जी? पैकेट्स काम करते हैं वर्चुअल पैकेट्स। अच्छा, ईच पैकेट हैज ए हेडर, हर पैकेट का हेडर होता है, रूटर होता है जो फॉर्मली गेटवेज होते हैं। फॉरवर्ड पैकेट फॉरवर्ड होते हैं बिटवीन फिजिकल नेटवर्क्स के दरमियान। उसके बाद जी आईपी डाटाग्राम फॉर्मेट। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें बताया कि आईपी डाटाग्राम आईपी उसके पास हेडर भी होता है और डाटा एरिया भी होता है, यानी कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा डिलीवरी इज कॉल्ड अ डाटाग्राम, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल डाटा डिलीवरी को क्या कहते हैं? डाटाग्राम कहते हैं। इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है जी? हेडर इंक्लूड होता है, एक दूसरा डाटा एरिया इंक्लूड होता है जैसे कि उन्होंने दिखाया है। उसके बाद जी आईपी डाटाग्राम साइज, इनका साइज क्या होता है? डाटाग्राम्स कैन हैव डिफरेंट साइज रखते हैं। इसके अंदर 20 ऑक्टेट्स भी होते हैं यूजली, बट कैन हैव ऑप्शंस, कुछ ऑप्शंस भी होते हैं इसके अंदर। डाटा एरिया कैन कंटेन बिटवीन 1 ऑक्टेट एंड 65.535 ऑक्टेट्स भी रखते हैं। सो ये आपने साइज लास्ट में याद करना है। उसके बाद जी फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स। डाटा को फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स क्या जी? हेडर कंटेन ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड टू डिलीवर डाटाग्राम टू द डेस्टिनेशन कंप्यूटर, यानी हेडर को रखता है, सारी इंफॉर्मेशन रखता है जिसकी कुछ जरूरत होती है डाटा को डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। इसमें क्या क्या चाहिए उसे? डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, उसके पास सोर्स एड्रेस होता है, आइडेंटिफायर होता है, अदर डिलीवरी इंफॉर्मेशन होती है। उसके बाद जी रूटिंग टेबल्स। रूटिंग टेबल्स क्या होता है जी? द रूटिंग टेबल कंटेन्स लिस्ट ऑफ डेस्टिनेशन इन नेटवर्क्स एंड नेक्स्ट होप फॉर ईच डेस्टिनेशन, यानी जो रूटिंग टेबल होते हैं उनके पास क्या होती है? डेस्टिनेशन की लिस्ट होती है जहाँ जिन पे उन्होंने डाटा पहुंचाना होता है, उस नेटवर्क के ऊपर उनके डेस्टिनेशन की लिस्ट होती है जहाँ उन्होंने डाटा पहुंचाना होता है। ये नेक्स्ट होप फॉर ईच डेस्टिनेशन, नेक्स्ट होप की सारी इंफॉर्मेशन होगी उसके बाद, वो क्या होंगे जी? रूटिंग टेबल्स होंगे। ये रूटिंग टेबल्स की एग्जांपल है कि उनके पास नेक्स्ट डेस्टिनेशन का एड्रेस और उनकी इंफॉर्मेशन होती है कि कहाँ हमारा डाटा जाएगा। उसके बाद जो रूटिंग टेबल्स एंड एड्रेस मास्क। रूटिंग टेबल्स हमने देख लिया, एड्रेस मास्क ये तो छोटी सी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। इसमें क्या है जी? एड्रेस मास्क डिफाइंस हाउ मेनी बिट्स ऑफ एड्रेस आर इन प्रीफिक्स, यानी कि एड्रेस मास्क क्या करते हैं? ये हमें बताते हैं कि हमने जो बिट्स की जो एड्रेस है वो कितने प्रीफिक्स में आएंगे। प्रीफिक्स डिफाइंस हाउ मच ऑफ एड्रेस यूज टू आइडेंटिफाई नेटवर्क, यानी प्रीफिक्स ही हमें ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि हमने कैसे नेटवर्क का जो नेटवर्क को आइडेंटिफाई करना कि ये कंप्यूटर मतलब ये हमारा जो है कंप्यूटर वो नेटवर्क पे है या मतलब फिजिकल नेटवर्क पे है या इंटरनेट पे है। सो इस चीज़ को पहचानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एड्रेस मास्क, जैसे कि ये उन्होंने बताया हुआ एड्रेस मास्क। इस चीज़ से हमें पता चल जाता है कि इंटरनेट पे है, फिजिकल नेटवर्क पे है या इंटरनेट पे। उसके बाद जी नेटवर्क इंटरफेस लेयर टेक्स 2 पैरामीटर्स। ये नेटवर्क इंटरफेस लेयर क्या करती है? 2 पैरामीटर्स लेती है जिसमें आईपी डाटाग्राम है और नेक्स्ट होप एड्रेस है। अच्छा जी, नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो नेवर अपीयर्स इन आईपी डाटाग्राम, यानी नेक्स्ट होप एड्रेस जो है वो आईपी डाटाग्राम में अपीयर नहीं होता। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास बेस्ट एफिड डिलीवरी। ये क्या करती है जी? आईपी प्रोवाइड सर्विस इक्विवेलेंट टू लैन, यानी आईपी हमें सर्विस प्रोवाइड करती है जो लैन की इक्विवेलेंट होती है, लोकल ये नेटवर्क की इक्विवेलेंट होती है। बट ये इस चीज़ की गारंटी नहीं देता हमें, ये इट डज नॉट गारंटी टू प्रिवेंट डुप्लीकेट डाटाग्राम्स, यानी हमें इस चीज़ की गारंटी नहीं देता कि डाटा डुप्लीकेट हो रहा है, डाटा डिले हो रहा है, डाटा आउट ऑफ डिलीवरी है, करप्शन हो रही है डाटा में, या डाटा लॉस हो रहा है, इस चीज़ की हमें गारंटी नहीं दे रहा है। ये सिर्फ हमें क्या कर रहा है? हमें ये प्रोवाइड करता है सर्विस जो लैन की इक्विवेलेंट होती है लोकल नेटवर्क की। उसके बाद है जी ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड्स रिलायबल डिलीवरी, इन ट्रांसपोर्ट लेयर है वो रिलायबल डिलीवरी प्रोवाइड करती है। कैसे? जो नेटवर्क लेयर यानी आईपी कैन डिटेक्ट एंड रिपोर्ट एरर्स, यानी ये एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं, एरर को रिपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन इनको फिक्स नहीं करते विदाउट एक्चुअली फिक्सिंग देम। इट फोकसेस ऑन डाटाग्राम डिलीवरी, ये सिर्फ डाटाग्राम की डिलीवरी पर फोकस करते हैं, ये एरर को डिटेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनको क्या करते हैं जो उनको फिक्स नहीं करते।
एप्लीकेशन लेयर इज नॉट इंटरेस्टेड इन डिफरेंशिएटिंग अमंग डिलीवरी प्रॉब्लम्स एट इंटरमीडिएट रूटर्स, यानी उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती कि जो डिलीवरी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ रहे हैं डेटा को डिलीवर करने के लिए, डेटा को सेंड करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो उस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होती। उसके बाद जी हमारे पास है लेक्चर नंबर 30। लेक्चर नंबर 30 में क्या जी आईपी इंकैप्सुलेशन है, फ्रेगमेंटेशन है एंड रीअसेंबली है। इसमें उन्होंने एक फिगर दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, नीचे उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, सो आपने ये लाजमी देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने सारा बताया हुआ है कि कौन सा जो है रो और कॉलम किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। जैसे ये जो वेरिएंट है ये क्या किस लिए यूज़ होता है जी, शो द वेरिएंट ऑफ आईपी, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल का वेरिएंट शो करता है हमें ये इस फील्ड में। सो इस तरह जितनी भी फील्ड्स उन्होंने बताई है इस तरह आपने इसको नीचे से देख के सबको याद कर लेना है। जैसे कि h.len ये किस लिए यूज़ हो रहा है जी, शोज द हेडर लेंथ, यानी लेंथ हेडर की लेंथ शो करने में यूज़ होता है इन यूनिट्स ऑफ 32 बिट्स। इस तरह से आपने इस सारे को ये जो डिस्क्राइब किया इसको देख के एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद जी हमारे पास डेटाग्राम ट्रांसमिशन एंड फ्रेम्स, डेटाग्राम ट्रांसमिशन फ्रेम देख लेते हैं जी। आईपी इंटरनेट लेयर हैज फॉलोइंग टास्क, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल जो लेयर होती है वो टास्क रखती है। कौन से टास्क होते हैं उसके पास जी, इट कंट्रस्ट डेटाग्राम डिटरमिन नेक्स्ट होप एंड हैंड टू नेटवर्क इंटरफेस लेयर, यानी क्या करता है जी ये डाटाग्राम को कंस्ट्रक्ट करता है, डिटरमिन करता है नेक्स्ट होप को, जो जिस तक हमारा डाटा जाना है, जहाँ सेंड होना है उसको डिटरमिन करता है, यानी जहाँ हमारा डाटा पहुँचना है। उसके बाद वो किसको दे देता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर के हैंड ओवर कर देता है, यानी उसको डाटा को संभालने के लिए ना इसके हवाले कर देता है। उसके बाद ये क्या करता है, नेटवर्क इंटरफेस लेयर हैज फॉलोइंग टास्क, इट बाइंड्स नेक्स्ट होप एड्रेस, यानी बाइंड कर देती है नेक्स्ट होप के एड्रेस को टू हार्डवेयर एड्रेस के साथ एंड प्रिपेयर्स डाटाग्राम फॉर ट्रांसमिशन, और डाटाग्राम को ट्रांसमिशन के लिए प्रिपेयर कर देती है ट्रांसमिट करने के लिए। बट हार्डवेयर फ्रेम डज नॉट अंडरस्टैंड आईपी हाउ डाटाग्राम इज ट्रांसमिटेड, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हार्डवेयर फ्रेम होता है ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता कि आईपी कैसे डाटाग्राम को ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, हार्डवेयर एड्रेस में इस चीज़ के लिए होता है, ये जो है नेटवर्क इंटरफेस लेयर जो है वो ही डाटा को प्रिपेयर करती है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। उसके बाद जी इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस, इनकैप्सुलेशन का ये इन्होंने द इनकैप्सुलेशन प्रोसेसेस शो किया हुआ है कि जब डाटा को सेंड करते हैं तो डाटा के अंदर आईपी हेडर और आईपी डाटा एरिया जो हम ऐड कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी, इनकैप्सुलेशन, जिसकी वजह से डाटा सेफली हमारा नेटवर्क पे ट्रांसमिट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को हम इनकैप्सुलेशन कहेंगे। अच्छा जी, उसके बाद MTU क्या है जी, इसकी छोटी सी डेफिनेशन है कि जब हम डाटा सेंड करते हैं, जो डाटा का साइज है, साइज ऑफ द फ्रेम डाटा एरिया विच इज कॉल्ड द मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी जितना भी डाटा का साइज है हमारे डाटा का वो MTU में आ जाता है, यानी उतना डाटा हम सेंड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डाटा हम सेंड नहीं कर सकते, हम इसकी लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकते। MTU की जितना भी हमारा डाटा इसके अंदर आना चाहिए, मतलब इतनी लिमिट होनी चाहिए हमारे डाटा की, इसको क्या कहेंगे जी, MTU। अच्छा जी, उसके बाद है MTU एंड हेटेरोजेनियस नेटवर्क, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट। आगे फ्रेगमेंटेशन है, ये देख लेते हैं। ये है कि फ्रेगमेंटेशन एक टेक्निक है जब हमारी जो डाटा की लिमिट है वो MTU से ज़्यादा हो जाती है, यानी हमारा डाटा ज़्यादा हो जाता है, इसके अंदर पूरा नहीं आता है MTU में, इस हमारी डाटा की लिमिट ज़्यादा हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं, डाटा को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके उसको फ्रेगमेंटेशन कर देते हैं उसकी, ताकि डाटा इसमें पूरा आ जाए MTU में। उसके बाद जी हमारे पास डाटाग्राम रीअसेंबली, यानी डाटा को रीअसेंबल कर देते हैं, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिजिनल डाटा, यानी हम जब डाटा की फ्रेगमेंटेशन करते हैं फिर उससे हम डाटा को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं दोबारा ओरिजिनल डाटा के अंदर, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को रीअसेंबली कहते हैं। उसके बाद जी फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, यानी हम जब फ्रेगमेंट्स करते हैं डाटा की फ्रेगमेंटेशन करते हैं, डाटा को स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, तो फ्रेगमेंट्स आर एसोसिएटेड विद ओरिजिनल डाटा के साथ एसोसिएट कर रही होती है हमारी फ्रेगमेंट, जिसके अंदर एक फील्ड होती है आइडेंट के नाम से। आइडेंट फील्ड इन ईच फ्रेगमेंट मैचेस आइडेंट फील्ड, यानी हर फ्रेगमेंट में एक आइडेंट फील्ड होती है जो मैच करती है आइडेंट फील्ड से इन ओरिजिनल डाटाग्राम के साथ। उसके बाद है जी फ्रेगमेंट लॉस, हमारे फ्रेगमेंट लॉस हो जाते हैं अगर वो एक टाइम लिमिट के अंदर नहीं पहुंच सकते अपने डेस्टिनेशन तक, तो वो लॉस हो जाते हैं। जहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि आईपी में ड्रॉप फ्रेगमेंट बिकॉज डेस्टिनेशन ड्रॉप्स इंटायर ओरिजिनल डाटाग्राम, डेस्टिनेशन सेट टाइमर, यानी डेस्टिनेशन जो है ना जहाँ हमारा डाटा पहुंच रहा होता है वो टाइमर सेट कर देती है विद ईच फ्रेगमेंट, हर फ्रेगमेंट के साथ, टू आइडेंटिफाई लॉस्ट फ्रेगमेंट, ताकि आइडेंटिफाई कर सकते कि फ्रेगमेंट लॉस्ट हुए हैं। इफ टाइमर एक्सपायर्स, अगर टाइम एक्सपायर हो जाए बिफोर ऑल फ्रेगमेंट्स अराइव, फ्रेगमेंट के पहुंचने से पहले तक अगर पहले टाइम एक्सपायर हो जाए तो फ्रेगमेंट इज अज्यूम्ड
फ्रेगमेंट लॉस्ट एंड डाटाग्राम इज ड्रॉप्ड, यानी फ्रेगमेंट लॉस्ट हो जाएंगे और डाटाग्राम ड्रॉप हो जाएगा। उसके बाद है जी फ्रेगमेंटिंग ऑफ फ्रेगमेंट। इसका ये मतलब है कि जब एमटीयू में हमारे फ्रेगमेंटिंग के बाद भी डाटा पूरा नहीं आता, मतलब फ्रेगमेंटिंग के बाद भी लिमिट क्रॉस कर रहा होता है एमटीयू की, फिर उसको फ्रेगमेंटिंग ऑफ फ्रेगमेंट यानी उस फ्रेगमेंटेशन को और ज्यादा उसके फ्रेगमेंट बना देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फ्रेगमेंटिंग ऑफ फ्रेगमेंट। यानी फ्रेगमेंट में इनकाउंटर सब्सिक्वेंट नेटवर्क विद इवन स्मॉलर एमटीयू, यानी इससे भी छोटे हम फ्रेगमेंट बना देते हैं, जिसको क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटिंग ऑफ फ्रेगमेंट। रूटर फ्रेगमेंट्स द फ्रेगमेंट टू फिट, यानी जिसमें फ्रेगमेंट हमारे फिट आ जाते हैं। सो ये थे हमारे लेक्चर नंबर 13। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।